कभी कभी इंसान के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर का एक इलाका आता है महू। बात कर रहा हूँ मैं पिछले साल 2 अक्टूबर की सुबह सुबह। दरअसल गांधी जयंती होने की वजह से सारे स्कूल और कॉलेज बंद पड़ा था। इसी महू इलाके के पत्तीपुरा कॉलोनी के मैदान में सुबह सुबह कुछ बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक बॉल बगल के नाले में पहुंच जाती है। एक बच्चा जब उस बॉल को नाले से निकालने के लिए जाता है और नाले के अंदर का जब नज़ारा देखता है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। बच्चे की चीख पुकार सुन करके कुछ लोग जब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि नाले के अंदर एक मानव शरीर के 2 पैर पड़ा हुआ है। लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और दोनों पैर को नाले से बाहर निकालती है। हालांकि पैर को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद मरने वाली एक महिला है, क्योंकि उसके पैर के नाखूनों पे नेल पॉलिश लगा हुआ था। लेकिन फिर भी पुलिस कंफर्म करने के लिए डेड बॉडी के बाकी हिस्सों को अब बगल में ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके डेड बॉडी का बाकी हिस्सा बरामद नहीं हो पाती है। इसीलिए पुलिस अब अगले दिन फिर से घटनास्थल पर जाती है और वहां पे बारीकी तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब ढूंढते हुए खान कॉलोनी के झाड़ियों में जाती है, आखिरकार उन्हीं झाड़ियों में उस महिला की डेड बॉडी के बाकी हिस्से भी पुलिस को बरामद हो जाती है। पुलिस डेड बॉडी को बरामद तो कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे को इतना बुरे तरीके से बिगाड़ दिया गया था कि उसका शिनाख्त करना भी लगभग नामुमकिन था। हालांकि बावजूद इसके पुलिस लोगों से उस महिला के बारे में पूछताछ तो करती है, पर कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। लेकिन पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके दाहिने हाथ पे एक टैटू बना हुआ था, जिस पे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हरदीप नाम लिखा हुआ था। पुलिस जब उस नाम को देखती है, पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये महिला सिख समुदाय की होगी, क्योंकि इस तरह का नाम सिख समुदाय में ही रखा जाता है। इसीलिए पुलिस कई सारे लोगों से भी जाकर के पूछताछ करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। जैसे ही 2 से 3 दिन का समय गुजरता है, तभी पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल पीथमपुरा थाने में 2 साल पहले एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार की थी, जिसके दाहिने हाथ पर भी सेम ऐसे ही टैटू बना हुआ था। पुलिस को जैसी इस तरह की जानकारी मिल जाती है, पीथमपुरा थाने में जाती है और 2 साल पहले के उस फाइल को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उस महिला का नाम रुखसार है, जो इंदौर के चंदन नगर की रहने वाली है। रुखसार के अब्बू का नाम है मोहम्मद आमीन। पुलिस को जब रुखसार के बारे में मालूम चल जाती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ चंदन नगर मोहम्मद आमीन के घर पे जाती है और उसकी बेटी रुखसार के बारे में पूछताछ करती है। मोहम्मद आमीन कहता है कि साहब, मैं अपनी बेटी की शादी महू का रहने वाला सादिक से कर दिया हूँ। लेकिन पुलिस जब मोहम्मद आमीन को थाने में लेकर आती है, डेड बॉडी को जब दिखाती है, मोहम्मद आमीन उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी रुखसार है। रुखसार की जब शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब उसके पति सादिक को भी थाने में बुलाती है। पर पुलिस जब सादिक से पूछताछ करती है तो सादिक पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 3 साल पहले ही मैं रुखसार को तलाक दे चुका हूँ। उसके बाद से रुखसार पत्तीपुरा इलाके में अकेले किराए का कमरा लेकर के रहती थी। हालांकि सादिक जब ये बातें कहता है, पुलिस को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब पत्तीपुरा इलाके में जाती है और रुखसार के बारे में पूछताछ करती है, तो मालूम चलता है कि सादिक बिल्कुल सच कह रहा था। पुलिस सादिक से जब पूछती है कि रुखसार की हत्या किसने किया है, इस पर सादिक कहता है कि साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हालांकि पुलिस सादिक से और भी कई तरह का सवाल करती है, लेकिन पुलिस को जब लगता है कि सादिक वाकई में निर्दोष है, उसके बाद से पुलिस सादिक को छोड़ देती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करते हुए उसी पत्तीपुरा इलाके में जाती है और वहां पे लगे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करती है।
पर पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 1 अक्टूबर को रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास सादिक अपने हाथ में काले रंग का एक बहुत बड़ा थैला लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। पर थोड़ी देर बाद वापस जब आता है तो वो थैला उसके हाथ में नहीं था। पुलिस जैसे इस तरह का रिकॉर्डिंग देखती है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर फिर से सादिक को गिरफ्तार कर लेती है। और इस बार पुलिस जब सादिक से रुखसार की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, अब सादिक के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सादिक जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रुखसार के परिवार वाले भी पुलिस वालों से रोते हुए कहते हैं कि साहब, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मोहम्मद आमीन जो बेहद ही गरीब परिवार से है, लेकिन उसकी बेटी रुखसार देखने में बेहद ही खूबसूरत है। लेकिन गरीबी होने की वजह से मोहम्मद आमीन अपनी बेटी रुखसार को पढ़ा नहीं पाता है। रुखसार जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, मोहम्मद आमीन को लगता है कि उसकी बेटी जितनी खूबसूरत है, कोई भी अच्छा घर का लड़का उसे शादी करके अपने घर लेके चला जाएगा। लेकिन रुखसार के लिए कोई बेहतर रिश्ता आता ही नहीं है। इसीलिए मोहम्मद आमीन आनन फानन में अपनी बेटी की शादी महू का रहने वाला सादिक से कर देता है। सादिक जो एक पैर से लंगड़ाई नहीं है बल्कि कसाईगिरी का काम करता है। सादिक जब रुखसार से शादी कर अपने घर लेकर आता है तो खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। लेकिन रुखसार अपने पति को पसंद नहीं करती है, क्योंकि रुखसार ने जैसे अपने सपनों का राजकुमार सोच रखी थी, सादिक वैसा नहीं था। हालांकि बावजूद इसके रुखसार अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन सादिक अपनी पत्नी की खूबसूरती का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि वो अपना सारा काम धंधा भूल जाता है और 24 घंटे अपने पत्नी के आगे पीछे ही रहता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, सादिक के पास जब सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, घर चला पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब सादिक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गलत राह का चुनाव कर लेता है। दरअसल सादिक नशीली पदार्थों का बेचने का धंधा शुरू कर देता है। लेकिन सादिक जब इस धंधे में उतरता है तो खुद सादिक भी नशे की आदी हो जाता है। दरअसल इस तरह की चीज़ लाकर अपने घर में जब बेचना शुरू करता है, उसकी पत्नी रुखसार भी उसका साथ देने लगती है। दरअसल रुखसार अपने पति का साथ ही नहीं देती है, बल्कि वो खुद भी नशे की आदी हो जाती है। शुरू में धंधा तो ठीक चलता है, कम समय में जब अच्छा पैसा कमा लेते हैं, तभी एक दिन इस बात की जानकारी पुलिस को मालूम चल जाती है, जिसकी वजह से पीथमपुरा थाने की पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद से कुछ ही दिन के बाद दोनों बेल पे छूट करके रिहा हो जाते हैं। लेकिन बेल पे छूटने के बावजूद भी दोनों इसी काम को करते हैं। इस काम में जब दोनों ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, रुखसार की ज़िंदगी भी जब बेहतर तरीके से चलने लगती है, अब रुखसार को अपना पति पसंद नहीं आता है। दरअसल रुखसार सोचती है कि मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसा मैं अपने सपनों का राजकुमार सोची थी, मेरा पति वैसा नहीं है। इसी बात को लेकर के अब रुखसार सादिक से झगड़े तकरार करने लगती है। एक दिन झगड़े तकरार इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि सादिक गुस्से में ही आकर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। लेकिन जब तलाक देता है तो रुखसार ना तो उसके सामने गिड़गिड़ाती है और ना ही रोती है, बल्कि खुशी खुशी अपने पति से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद अपने मायके भी नहीं जाती है और इसी पतिपुरा इलाके में किराए का कमरा लेकर अकेले रहने लगती है और वहीं पे इसी धंधे को करने लगती है। इधर सादिक भी अपना धंधा करने लगता है, लेकिन बावजूद इसके दोनों में बातचीत नहीं होती है। समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था। लेकिन इधर रुखसार जब पतिपुरा इलाके में अपने धंधे की शुरुआत करती है, इसी सिलसिले में एक दिन रुखसार की मुलाकात हरदीप से होती है। हरदीप जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है। दरअसल हरदीप के ऊपर पहले से ही कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे। हरदीप भी एक नंबर का नशेड़ी था और अक्सर अपना माल खरीदने के लिए रुखसार के ही घर पे जाता था। हरदीप जब बार बार रुखसार के घर पे आना जाना शुरू करता है, इस वजह से हरदीप और रुखसार दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पर दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, रुखसार हरदीप से इतना काफ़ी मोहब्बत करने लगती है कि अब उसका नाम का टैटू अपने दाहिने हाथ पे भी गुदवा लेती है। दरअसल रुखसार हरदीप से शादी करने का फैसला कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि रुखसार हरदीप से शादी कर पाती, एक दिन पुलिस हरदीप को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे जेल भेज देती है। हरदीप जेल तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। इस वजह से अब रुखसार फिर से तनहा रह जाती है। लेकिन रुखसार जब अकेले रहने लगती है, इस बात की जानकारी जब उसके पहले पति सादिक को जब मालूम चलता है, सादिक एक दिन जा कर के रुखसार से मुलाकात करता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम फिर से
मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन सादिक जब रुखसार से शादी करने के लिए कहता है, रुखसार शादी से साफ इनकार कर देती है। सादिक से कहती है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी जिस्मानी सुख तुम्हें दे सकती हूँ। सादिक भी रुखसार से और कुछ नहीं चाहता था, इसीलिए सादिक भी इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से सादिक को जब भी मन करता है रुखसार से जाकर मुलाकात कर लेता है, और इधर रुखसार को भी जब भी मन करता है सादिक के पास चली जाती है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। इधर पति पूरा इलाके का रहने वाला है अनूप महेश्वरी। अनूप जिसकी उम्र है लगभग 46 साल के आसपास, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। लेकिन अनूप एक नंबर का नशेड़ी के साथ साथ अय्याश इंसान भी था। एक दिन अनूप अपने ही घर में धंधे वाली को बुलाकर जब उससे मुलाकात करता है, उसी स्थिति में अनूप की पत्नी देख लेती है। अनूप की पत्नी जब इस तरह की नज़ारा देखती है, अपने पति से इस प्रकार से नाराज़ हो जाती है कि गुस्से में ही अपने बच्चों को लेकर अनूप को हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती है। उसके बाद से अनूप अकेले ही रहता है। जो भी पैसा कमाता है सारा पैसा नशे में उड़ाता है। अनूप भी अक्सर नशे की सामग्री खरीदने के लिए कभी सादिक के पास जाता है तो कभी रुखसार के पास जाता है। लेकिन अनूप जब रुखसार के पास जाता है तो रुखसार की खूबसूरती देख उसकी नीयत खराब हो जाती है। इसीलिए अनूप जब भी रुखसार के पास जाता है उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिससे सुनने के बाद रुखसार को भी समझने में देर नहीं लगता है कि अनूप उसे चाहता क्या है। अनूप हालांकि अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन रुखसार उसे थोड़ा भी भाव नहीं देती है। लेकिन एक दिन अनूप और सादिक जब साथ बैठकर के शराब पी रहे थे, बातों बातों में ही सादिक अपनी और रुखसार की सारी बातें अनूप को बता देता है। अनूप को जब मालूम चलता है तभी अनूप के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल उसके बाद से अब अनूप सादिक के ऊपर पैसे लुटाने लगता है। अनूप को जब पूरा यकीन हो जाता है कि सादिक अब उसके पूरे कब्जे में आ चुका है, तब जाकर के अनूप अपनी दिल की बात सादिक से कहता है। दरअसल अनूप सादिक से कहता है कि मैं भी रुखसार के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। कुछ पल बिताने की जब बात कहता है, सादिक भी इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सादिक ये सोचता है कि रुखसार एक तो उसकी पत्नी नहीं है, और अगर मैंने अनूप को ठुकरा दिया वो मेरे ऊपर पैसे खर्च करना बंद कर देगा। इसीलिए सादिक अनूप से वादा कर लेता है और फिर इस सिलसिले में एक दिन जा कर के रुखसार से बातचीत करता है। लेकिन अनूप को लेकर रुखसार से जब बातचीत करता है, ये सुन करके रुखसार गुस्से में एकदम से तिलमिला जाती है और सादिक की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। लाख कहने के बावजूद भी जब रुखसार उसकी बात नहीं मानती है, अब सादिक रुखसार के सामने पैसों का ऑफर करता है, लेकिन रुखसार पैसों के लिए भी तैयार नहीं होती है। इसी तरीके से बातचीत करते करते लगभग 3 से 4 महीने का समय गुजर जाता है, और इधर अनूप बीच बीच में सादिक से अक्सर पूछताछ करते रहता है और सादिक उसे तसल्ली देते रहता है। पर जैसे ही 3 से 4 महीने का समय गुजर जाता है, एक दिन अनूप गुस्से में सादिक से कहता है कि तुम मेरा काम कर पाओगे या फिर नहीं, साफ साफ मुझे बताओ। जब इस तरह की बातें कहता है तब जाकर के सादिक उससे साफ साफ कहता है कि रुखसार तुम्हारे साथ पल बिताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मानो तो वो तुम्हारी हो सकती है। अनूप रुखसार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था। इसीलिए सादिक अब अनूप को सुझाव देते हुए कहता है कि मैं किसी रात को रुखसार को लेकर तुम्हारे घर पे आता हूँ और फिर तीनों एक साथ बैठ कर के नशे की पार्टी करते हैं। रुखसार जब नशे में हो जाएगी उसके बाद से तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। सादिक जब इस तरह की सुझाव देता है, अनूप भी उसकी बातों में आ जाता है और फिर इसी प्लान के तहत 1 अक्टूबर की रात्रि के वक्त खुद सादिक ही रुखसार को लेकर के अनूप के घर पे जाता है, जहाँ पे तीनों एक साथ बैठ कर के काफ़ी मात्रा में शराब पीते हैं। लेकिन अनूप और सादिक अपने प्लान के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में रुखसार को शराब पिलाते हैं। रुखसार जैसे ही नशे में आ जाती है, उसके बाद से अनूप के घर के अंदर ही सादिक को लेकर उसके बेड पे चली जाती है। दरअसल रुखसार ये भी भूल जाती है कि वो इस वक्त अनूप के घर में मौजूद थी। अनूप के घर के अंदर ही बेड पे जब सादिक और रुखसार एक दूसरे से मिलने लगते हैं, अनूप भी खड़ा होकर के नज़ारा देखने लगता है। पर जैसे ही थोड़ी देर के बाद सादिक की अपनी तमन्ना पूरी हो जाती है, अनूप के तरफ देखते हुए इशारा करता है। उसके बाद से अनूप भी रुखसार के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन अनूप जब रुखसार के करीब जाता है, रुखसार इतने भी नशे में चूर नहीं थी कि वो पहचान नहीं सकती थी। रुखसार जब अनूप को अपने करीब देखती है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में ही अनूप को एक जोरदार की लात मार देती है, जिसकी वजह से अनूप नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने के बाद तुरंत ही उठता है और फिर से रुखसार के ऊपर टूट पड़ता है। रुखसार
अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ पैर चलाने लगती है। इधर अनूप के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो चुका था कि वो अब रुखसार से मिन्नतें करने लगता है कि बस एक पल मुझे अपने साथ गुजार लेने दो, लेकिन रुखसार इसके लिए तैयार ही नहीं होती है। जब हाथ पैर चलाने लगती है उसके बाद से शादी रुखसार का दोनों पैर पकड़ लेता है। पर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रुखसार जब नहीं मानती है, अनूप गुस्से में आकर रुखसार की गला दबा देता है, जिसकी वजह से रुखसार की वहीं पे मौत हो जाती है। रुखसार की जब मौत हो जाती है उसके बाद से अनूप अब सादिक की तरफ काफ़ी डर भरी नज़रों से देखता है। पर सादिक उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी डेड बॉडी को हम इस तरीके से ठिकाने लगाएंगे कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद से उसी रात को ही सादिक एक तेज़धार हथियार को लेकर के आता है और रुखसार की डेड बॉडी को 4 अलग हिस्सों में कर देता है। उसके बाद से रुखसार के दोनों पैर को एक काले रंग के बड़े पॉलीथीन में पैक करता है और खुद सादिक ही लेकर उसी रात को घर से निकलता है और इसी पत्तीपुरा के मैदान के बगल नाले में ले जाकर फेंक देता है। बाकी की डेड बॉडी के हिस्सों को खुद अनिल ले जाकर के खान कॉलोनी के झाड़ियों में फेंक देता है। वाकई में सादिक जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सादिक के ही तहरीर पे अनूप को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब रुखसार के घर वालों को मालूम चलता है तो रुखसार के पिता मोहम्मद आमीन रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे थोड़ा भी नहीं मालूम था कि सादिक ने मेरी बेटी को तलाक दे दिया है और वो अकेले रह रही है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया होता, शायद मेरी बेटी आज इस दुनिया में जिंदा होती। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है अशरफ खान। अशरफ खान जो जिला झालावाड़ राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार जो करनाल हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं निर्मल कुमार पंडित। निर्मल कुमार पंडित जो अररिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं बिदुन खान। बिदुन खान जो नूह मेवात हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद शर्मा जो गांव कथरी जिला कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।